कि चोल शासकों ने परामर्श के लिए अधिकारियों का भी एक आयोजन करा कि अगर जहाँ राजा विचार विमर्श कर सके। जी हाँ, अगर बात करें कि राजा अगर विचार विमर्श करना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर थी। तथा यहाँ तक चोल प्रशासन तथा गुप्त प्रशासन में कोई अंतर उल्लेखित नहीं है। यहाँ पर जो इतिहासकार है उन्होंने कंपैरिजन करा है कि चोल साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य में कोई अंतर नहीं देखा जाता। जी हाँ, अगर गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य बहुत इम्पोर्टेंट साम्राज्य था इसके कुछ साल पहले, और वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित था। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण प्रशासन की, जी हाँ, चोल साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन में कि चोलों के ग्रामीण प्रशासन में मुख्य इस उद्देश्य के लिए ग्राम सभा का गठन होता था तथा गांव का शासन स्वयं ग्रामीण द्वारा ही होगा। इसी कारण सभा में सत्ता निहित होती थी। बड़े गांव में विभिन्न प्रकार की सभाएं होती थी। इन सब के अलावा एक महासभा भी होती थी। वह 3 श्रेणियों में बटी हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो 3 महासभा है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पहला उर एक सभा का नाम है, प्लस महासभा का नाम है, जिसके अंतर्गत यह जो सभा एक साधारण ग्राम के करदाता सदस्य निहित होते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड सभा, तो वो है हमारी सभा। ठीक है, उसको नॉर्मली सभा ही कहा गया है। सभा, इसमें केवल ग्राम के ब्राह्मण निहित होते थे व निवासी होते थे। उसके बाद है नगरम की अगर हम बात करें तो नगरम में यह सभा सामंत व व्यापारियों केंद्रों में होती थी, क्योंकि यह सभा पूर्ण रूप से व्यापारिक हित व व्यापार की रक्षा के लिए होती थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सरकार के लिए कर निर्धारण करने के लिए दायित्व ग्राम सभा का ही होता था कि जो राजस्व व्यवस्था है वो सारी ग्राम सभा ही देखेगी। ठीक है, कभी कभी पूरे गांव से संयुक्त कर वसूला जाता था, प्लस इसके अतिरिक्त सभा किसी विशेष कार्य जैसे जलाशय बनाना या कोई सिंचाई संबंधित कुछ कार्यक्रम करवाना है तो उसके लिए अलग से सभा मैनेज की जाती थी या फिर अलग से सभा बुलाई जाती थी। उसके बाद है सभा के कार्य की अगर हम बात करें कि दान तथा करों का हिसाब रखना तथा कृषि संबंधित झगड़े सुलझाना सभा का कार्य था। उन सभा में इंक्लूडेड अधिकारियों का ये सारा कार्य था। उसके बाद आता है आदि। इस कारण से जनता के साथ राजा का जुड़ाव देखा जा सकता है। उसके बाद आता है राजस्व व्यवस्था में कड़माई ये जो शब्द है ये राजस्व से जुड़ा हुआ है, प्लस दर मतलब कुल उपज का 40 से 50% होता था अनाज के रूप में। ठीक है, उसके बाद है मुतइरल व बेट्टी की अगर हम बात करें ये भी एक राजस्व से जुड़ा शब्द लगते हैं। उसके बाद है चोलों के काल में चोल साम्राज्य यानी चोल शासकों के काल में सोने के सिक्कों को कंजूल कहा जाता था। ठीक है, कंजुलू कहा जाता था तथा नटराज की प्रतिमा चोल कालीन साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। देन इसके बाद आता है सैन्य अभियान। अब सैन्य अभियान की अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि चोल शासकों ने श्रीलंका तक अपना आधिपत्य जमाया, प्लस पांड्यों को अपने अधिराज में अपने साम्राज्य में लिया। तो इतनी सब के लिए सेना का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सेना के तो हम अपने राज्य की सीमा नहीं बढ़ा सकते। तो उसके अकॉर्डिंग चोल साम्राज्य में सैन्य अभियान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्य के द्वारा एक नियुक्त व घोषित एक स्थायी सेना का गठन आवश्यक होता था। इसी कारण सेनापति व दंडक्रम, ठीक है, दंडाक्रम महत्वपूर्ण अधिकारी थे। चोल अभिलेखों में अनेक सैन्य टुकड़ियों की चर्चा की गई है। उदाहरण के तौर पर राजा राज फर्स्ट, ठीक है,
राजराज फर्स्ट के शासनकाल में श्रीलंका अभियान व राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम के काल में श्री विजय अभियान के संदर्भ में चोलों की नौसेना का उल्लेख मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अर्थात राजराज के समय दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकतर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु यह नौसेना काफी प्रभाव कायम रखती थी। प्लस तथा इसी कारण से चोलों का शासन काफी लंबे अवधि तक विख्यात रहा। देन इसके बाद आता है वित्तीय साधनों को उपलब्ध कराने हेतु गांव को ब्राह्मण सभाओं के द्वारा संचालित किया जाता था। अगर हम एक पॉइंट ऐड करना चाहे तो हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे चोल साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का टॉपिक पूरा हो चुका है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।